नमस्कार दोस्तों। आजकल ट्विटर पर बायकॉट चाइना का ट्रेंड चल रहा है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना अव्यावहारिक है या भारत को इसके बजाय क्या करना चाहिए? अगर इस पर ओपिनियन अगर मेरा आप जानना चाहेंगे तो भारत चीन सामानों का बहिष्कार नहीं कर सकता है। इसके बजाय यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन है? एक नाबालिग कोफोनिस देशभक्तिपूर्ण नेता एक बार सोशल मीडिया पर क्रिकेट बेचने के लिए वायरल हो गए थे, जो कथित रूप से सामानों के विद्रोह थे जो अपनी चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली बाबा पर खरीदे थे। चीनी आयात के साथ चरम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को निर्दयता से ट्रोल किया गया था। विडंबना यह है कि विशेष रूप से पका हुआ था कि नेता उसी परिस्थिति तंत्र से संबंधित हैं जो समय समय पर चीन निर्मित फोन का उपयोग करके ट्विटर पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहता है। यह रैंक पाखंड जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तविक यह नहीं है कि काले और सफ़ेद सिर्फ इसलिए कि हम चीनी उत्पादों का उपयोग करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए या धीरे धीरे उन्हें प्रतिस्थापित करना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अबाधित कॉल से भरा था। कई लोगों ने स्वेच्छा से मैनचेस्टर में बने कपड़ों फेंक दिए, लेकिन अन्य सामान का उपयोग करने के लिए घर चले गए जो आयात किए जा रहे थे या ब्रिटिश भारत में रहने का एक अनिवार्य पहलू था। भारत चीन उत्पादों पर भारी निर्भर है। भारत में चीनी उत्पादों में बहुत अधिक निर्भर है, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। स्मार्टफोन को भूल जाइए, जिनमें से 3/4 चीन से आते हैं। दैनिक उपयोग के असंख्य सामान हैं जो भारतीय कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन चीनी इनपुट पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी बिजली की खपत को कम करने के लिए भारत निर्मित एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो आप शायद यह नहीं जानते हैं कि इसके 30 से 40% घटक चीन से आयात किए जाते हैं। अधिकांश दवाएं जो हम यहां खरीदते हैं उन्हें भारत में गोलियों में बदल दिया जाता है, लेकिन कम से कम 2/3 सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स घटक चीन के आयात से किए जाते हैं। कई चीज़ों जो हम आज इस्तेमाल करते हैं उन्हें उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए उनमें छोटे चिप्स होते हैं, इसमें से ज़्यादातर चीन से आयात किए जाते हैं। इसलिए भले ही हम चीन के साथ एक सैन्य गतिरोध का सामना करते हैं, लेकिन वहाँ पर बनी हर चीज़ का बहिष्कार करना अव्यावहारिक है और इसके बारे में शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। यह वैश्विक दुनिया की प्राकृतिक है जिसे हमें निवास करते हैं और हमें पूरी तरह से निर्भर होने में दशकों लगेंगे। हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर तुरंत नहीं हो जाएंगे, इसके लिए बहुत समय लगेगा। भारत में चीनी निवेश एक अधिक जटिल मामला है। लॉकिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रकाशित ब्रुकिंग्स इंडिया के अनंत कृष्णन के एक पेपर का अनुमान है कि भारत में चीन निवेश 2014 तक 1.6 बिलियन डॉलर था, जिस साल नरेंद्र मोदी पीएम बने थे। अन्य तीनों वर्षों में यहां 5 गुना बढ़कर 8 बिलियन डॉलर हो गया। श्री कृष्णन का तर्क है कि एक कम आंका गया है क्योंकि भारतीय कंपनियों में चीनी इक्विटी निवेश और तीसरे देशों के माध्यम से किए गए निवेश इन गणनाओं में शामिल नहीं है। कागज उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है जिसमें चीन कंपनियों ने पहले ही निवेश किया है या अगले कुछ वर्षों में निवेश करने की योजना बनाई है। भारत में दुकान स्थापित करने वाली पहली चीनी कंपनियों में भारी उपकरण निर्माता सन और ल्यूगोल थे। सन 1910 में महाराष्ट्र के चाकन में प्लांट चला रहा था और ली उगोंग ने मध्य प्रदेश के पीतमपुरा में एक कारखाना बनाया। चीनी स्टील कंपनियों में भी भारत में बड़े प्लांट हैं। भारत में अधिकांश बिजली कंपनियां चीन निर्मित बिजली के उपकरणों का उपयोग करती है और सबसे बड़े उपकरण निर्यातकों में से एक TBEA ने गुजरात में एक चीन समर्पित औद्योगिक पार्क की स्थापना भी की। चीनी कंपनियों लेनी लॉगिंग सोलर CETC से भारत में अक्षय ऊर्जा में 3.2 बिलियन डॉलर का निवेश करने की उम्मीद है। चीन कंपनियों ने ऑटो, रियल एस्टेट और कई अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया। एक महीने में चीन कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले कई उत्पाद वास्तव में भारत में बनाए जाते हैं। एक प्रमुख उदाहरण भारत के मोबाइल फोन बाजार में चीन की अत्यधिक उपस्थिति है, जहां शीर्ष 5 ब्रांड में से 4 चीनी हैं। बाजार की अग्रणी कंपनी एक्सियोमो की भारत में 7 फैक्ट्रियां हैं और यहां पर अपनी खुदरा उपस्थिति का विस्तार करने के लिए $500 मिलियन से अधिक का निवेश करने की योजना है। श्याओमी के प्रतिद्वंदी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 3 अलग अलग ब्रांड ओप्पो, वीवो और वन प्लस के तहत फोन बेचता है, के पास यूपी में 2 कारखाने हैं और जल्द ही तीसरा कारखाना खोलने का योजना बना रही है।
भारत स्टार्टअप्स में चीनी निवेश। चीनी पूंजी भी भारतीय कंपनियों में बड़े इक्विटी अधिग्रहण कर रही है। जैसे कि ब्रेकिंग पेपर कहता है कि 2017 में ग्लैड फार्म में सबसे बड़ी एक फॉर्च्यून की अरबों डॉलर की हिस्सेदारी थी। सैकड़ों भारतीय स्टार्टअप ने अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चीनी वित्त कंपनियों से निवेश प्राप्त किया। अलीबाबा आज ज़्यादातर पेटीएम का मालिक है। इसने ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो में भी बड़ा निवेश किया है। अलीबाबा मनोरंजन और मीडिया स्पेस में इक्विटी निवेश करने की योजना भी बना रहा है। अलीबाबा के प्रतिद्वंदी टेंसेंट की हमारी देसी कैब एग्रीगेटर ओला में लगभग 10% हिस्सेदारी है। टेंसेंट के पास फ्लिपकार्ट, बैजू, प्रेक्टो, स्विगी और गैनो में रणनीतिक इक्विटी निवेश है। श्यामोमी ने अपनी बहन इन्वेस्टमेंट फर्म सुनवई के साथ 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स में स्टेक लेने के लिए मोबाइल फोन से बाहर भी विविधता लाई है। इसमें से अधिकांश निवेश पीएम मोदी के शासन के दौरान हुए हैं। इन पर कार्रवाई करने से भारत के स्टार्टअप की परिस्थिति तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह भारत में चीनी निर्माताओं के लिए जीवन को कठिन बनाना, नौकरियों में खर्च करेगा और महत्वपूर्ण भारी उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आपूर्ति को प्रभावित करेगा, जिसके बिना कई भी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। इस स्टैंडअप्स को सावधानी से निपटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। एक बार में मोदी सरकार पर हमला करना आसान नहीं है, क्योंकि यह चीन के साथ उतनी बड़ी नहीं हो सकती है जितनी पाकिस्तान के साथ हो सकती है। स्टेट्समैनशिप में रियल पॉलिटिक्स को समझना और व्यावहारिक होना शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था चीनी वस्तुओं और पूंजी पर अधिक निर्भर है और इसका निर्यात हम पर है। इसलिए एक जिम्मेदार और तर्कसंगत सरकार को इस स्टैंड ऑफ से सावधानीपूर्वक से निपटने की आवश्यकता है। एक बात तो स्पष्ट है, हम अब चीन के साथ अपने संबंधों में एक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हमें ड्रैगन की भारी उपस्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट गठजोड़ की आवश्यकता है। विशेष रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में चीन को बेअसर करने का एक ही तरीका है, भारत में अपने बढ़ते व्यापारिक हितों का लाभ उठाना और साथ ही अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाना। सोवियत संघ के अंत के 3 दशक हो चुके हैं और 1 दशक से अधिक समय बीत भी चुका है जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में भी अमेरिका का स्वाभाविक सहयोग नहीं था। यह मोदी सरकार के लिए एक उद्घाटन है जिसका उपयोग करने की आवश्यकता है। यह घरेलू अहंकार को रोक सकता है, लेकिन इसे सार्वजनिक प्रवचन को नियंत्रित करने का माध्यम से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। यह एक बात है, किसी को भी मोदी को पढ़ने की जरूरत नहीं है।